खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कलराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे दर्शकों तक राजस्थान के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राजस्थान की सरकार ने, आपकी सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी को युद्ध स्तर पर निपट रही है, उससे लड़ रही है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, दुनिया में हो रही है। और ख़ास तौर से भीलवाड़ा मॉडल को देश के बाकी राज्य उसकी कॉपी कर रहे हैं और उसी मॉडल पर चलते हुए कोरोना महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप भीलवाड़ा मॉडल क्या है, किस तरह से आपकी सरकार ने कोरोना जैसी महामारी को शिकस्त देने की कोशिश की है, इसके बारे में हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करेंगे। देखिए, राजस्थान में जब से कोरोना महामारी यहाँ पधारी आई, प्रवेश की, उसी समय बड़ी गंभीरता से इसको लिया गया और ले करके जहां जहां भी इस प्रकार के संदेह दिखाई पड़े, उन स्थानों पर स्क्रीनिंग के साथ ही साथ सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग भी प्रारंभ हुई। भीलवाड़ा में एक ऐसी घटना जरूर घटित हुई, जहां डॉक्टर थे, डॉक्टर के घर में ही बाहर से आए हुए लोग थे, उसके कारण ही इसका संक्रमण ज्यादा हुआ। और भीलवाड़ा में जिस तरह संक्रमण हुआ, उसको सरकार ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए भीलवाड़ा के अंतर्गत पूरा कर्फ्यू लगा दिया और इतना जबरदस्त कर्फ्यू लगाया कि न भीलवाड़ा से कोई बाहर जा सकता था, न बाहर से कोई अंदर जा सकता था। और भीलवाड़ा में जितने घर थे, सभी घरों की स्क्रीनिंग हुई। मैं आपको बता सकता हूं कि 27 लाख से ज्यादा स्क्रीनिंग हुई और एक एक घर में जा करके सबको आग्रह किया गया कि सब लोग घर में ही बने रहें। वहाँ 13-14 होटल ऐसे सुनिश्चित किए गए थे जिसमें क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया। लगातार बढ़ा जरूर, लेकिन अब भीलवाड़ा एकदम रुक गया है। भीलवाड़ा में किसी भी प्रकार की कोरोना की बढ़ोतरी नहीं हो रही और जो 28 थे पॉजिटिव, उसमें लगभग 25 ठीक भी हो गए। और मैं समझता हूँ कि इस ढंग से भीलवाड़ा मॉडल काफी सफल रहा है। सबके खाने की ढंग से व्यवस्था की गई। और इस समय जैसे जयपुर में एक क्षेत्र विशेष में ही ज्यादा कोरोना का है और वह क्षेत्र विशेष है रामगंज में बाहर से आए, ओमान से आए, उससे चले गए, कुछ तबलीगी जमात के भी लोग थे और जिसके कारण लगातार ये बढ़ता गया। घनी आबादी है। लॉकडाउन के पश्चात भी, कर्फ्यू के पश्चात भी अंदर लोग इधर उधर जाया करते थे। एक एक परिवार में 15-15 लोग थे, साथ साथ नमाज पढ़ती, इसलिए बड़ी परेशानी गई। लेकिन हमारे यहाँ प्रशासन ने बड़ी दृढ़ता का परिचय दिया और दृढ़ता का परिचय देते हुए आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन उस रामगंज में एक भी पॉजिटिव नहीं पाया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि आज एक भी पॉजिटिव नहीं आए। कलराज जी, एक चर्चा पूरे देश में चल रही है कि जमात में जो लोग शामिल हुए थे दिल्ली में, तबलीगी समाज के, वे लोग दिल्ली से चल के जहाँ जहाँ गए वहाँ कोरोना महामारी को फैलाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। और दूसरी बात, आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जहाँ घनी आबादी रही, जहाँ इस तरह के लोग बड़ी तादाद में एक घर में रहते थे, एक मोहल्ले में रहते थे, वहाँ इस तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिला। तो क्या आप मानते हैं कि अगर जमात के लोगों के खिलाफ या तबलीगी समाज के आयोजन पर समय रहते पाबंदी दिल्ली में लगा दी गई होती तो शायद इस तरह की महामारी जो दिल्ली से चल के पूरे देश में फैल गई, उसमें उसकी संख्या में भी कमी आती और इतनी दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़ती देश के अलग अलग राज्यों में और सरकारों को? देखिए, राजस्थान में तो मैं बता सकता हूं कि जहां जहां ज्यादा कोरोना का संक्रमण हुआ है, वहां अधिकतर तबलीगी जमात के ही लोग वहां गए। उनसे जितने लोग संबंध में आए, जो लोग मिले, ऐसे लोग वे चौक में हैं। चौक में केवल तबलीगी जमात के कारण है और बिल्कुल इस समय चौक की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। कोटा में है, कोटा में भी केवल इसी कारण है। हमने जो
जानकारी प्राप्त की, उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन्हीं लोगों से संबंधित जो लोग रहे उनके कारण ही संक्रमण बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। आपका झुंझुनू में इन्हीं लोगों के कारण हुआ था, अब झुंझुनू में तो रुक गया है। आपका बांसवाड़ा में भी लोग गए थे, बॉम्बे गए थे और भी स्थानों पर गए थे, आए, एक ही क्षेत्र विशेष में बड़ी तेजी के साथ इसकी बढ़ोतरी हुई। एक बाड़मेर में भी इसी प्रकार की घटना हुई। तो जितने भी जिलों में कोरोना का संक्रमण हुआ, ज्यादातर इस प्रकार के जो संपर्क थे, तबलीगी जमात के लोग आए थे, जहां जहां भी रहे उनके कारण हुआ। बहुत जगह तो कोशिश की गई कि सबको निकाला जाए, आग्रह भी किया गया, आइए टेस्ट करा लीजिए, परीक्षण करा लीजिए। लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने, शासन ने बड़ी कड़ाई के साथ, बड़े धैर्य के साथ और बड़े प्रभावी तरीके से अधिक परीक्षण हो जाए इसकी भी कोशिश की, और अधिक से अधिक परीक्षण के कारण ये संख्या आपको ज्यादा दिख रही है। अब वो जो परीक्षण हुआ है, अब जैसे जयपुर में 8,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए, अब 8,000 से ज्यादा सैंपल लेने के बाद इस समय 400 कुछ यहाँ जयपुर में पाए गए हैं। तो अब धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो इस समय का लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के कारण और राजस्थान सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेकर महा कर्फ्यू लगाकर अब अंदर से न कोई बाहर जा सकता है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता है, और अंदर में भी इधर उधर जो घूमने की प्रक्रिया थी उसको भी रोक दिया गया है। ये कोशिश की जा रही है, जहाँ 20-25 लोग इकट्ठा होकर लोग कोई काम किया गया तो उसको भी रोक दिया गया है। तो प्रभावी तौर पर एक तो प्रशासन की तरफ से भी लोगों को किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उसका परिणाम ये हुआ है कि अब क्रमशः रुकना शुरू हो गया है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा, वो प्रश्न बड़ा सही पूछा आपने कि तबलीगी जमात पर जबरदस्त तरीके से ये कोरोना का संक्रमण हुआ है। निश्चित रूप से इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कल्ला जी, एक और बात कही जा रही है, अलग अलग राज्यों से इस तरह की डिमांड आ रही है कि जो टेस्टिंग किट है वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। तो क्या राजस्थान में भी इस तरह की परेशानी आ रही है सरकार को टेस्टिंग किट? राजस्थान में भी जोड़ प्रारंभ में था, लेकिन अब उसकी कमी नहीं हो रही, क्योंकि निजी तौर पर भी लोगों ने बनाना शुरू किया है, जो ICMR की तरफ से भी अप्रूव हो गया है और इसलिए यहाँ दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार से भी जो बात हुई स्वास्थ्य मंत्रालय से, तो वहां भी उन्होंने कहा कि इसकी जितनी आवश्यकता पड़ेगी हम देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ अब यहाँ उस बात की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में किट भी लोगों के पास आ रही है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है अलग अलग राज्यों में, खासतौर से मुंबई में, गुजरात में या दिल्ली में, कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके सर्वाइवल का संकट खड़ा हो गया है और उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। तो वे दो मोर्चे पर लड़ रहे हैं, एक तो कोरोना महामारी के मोर्चे से लड़ रहे हैं और दूसरा भूख की जो महामारी है उस मोर्चे पर लड़ रहे हैं। राजस्थान की क्या स्थिति है? आपकी सरकार किस तरह से? आपने बात बहुत उचित पूछा है और मैं कह सकता हूं कि जो सब जगह की स्थिति है, राजस्थान में भी दिहाड़ी मजदूर हैं, राजस्थान में भी इस प्रकार के श्रमिक हैं जो कमाते नहीं है, प्रतिदिन का नहीं आता है तो बेचारे उनकी हालत खराब हो रही है। तो राजस्थान की सरकार ने भी और राजस्थान की सिविल सोसाइटीज ने भी और राजस्थान में रेड क्रॉस की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है, उन सब लोगों ने भी अक्षत पात्रा ने भी लगभग सरकार ने नारा दिया है कि यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। और इस नारे के आधार पर यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो भी संकल्प लेकर काम कर रही है कि हमारे इलाके में कोई भूखा नहीं रहेगा। यहाँ का प्रशासन ऐसे स्थानों को आइडेंटिफाई करते जा रहा है जहाँ लोग भूखे हो सकते हैं, जहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जहाँ बहुत गरीब प्रकार के लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनकी सारी व्यवस्था करवा रहा है। इसमें सभी दल के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। बल्कि एक इसमें स्पर्धा चल पड़ी, कंपटीशन चल पड़ा है, कौन अधिक से अधिक लोगों को खाना खिला सकता है, आवश्यक सामानों की पूर्ति करवा सकता है, ताकि किसी को ये न लगे कि हम यहाँ हैं, लोग हैं, लेकिन उसके पश्चात हम भूखे हैं। तो ये प्रयास चल रहा है। ये समस्या यूनिवर्सल है, सब तरफ है, व्यापक है। राजस्थान में उस समस्या के समाधान के लिए संकल्पित होकर शासन भी, सामाजिक संगठन भी, सभी राजनीतिक दल भी उस
हिसाब से काम करने में किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहे हैं। एक और सवाल है कि देश के जो एसएमई हैं, खासतौर से छोटे और मझोले उद्योग, वो ये बुरी तरह प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन के वजह से। और एसएमई की तरफ से, फिक्की की तरफ से ये डिमांड हो रही है कि वे मजदूरों का तनख्वाह नहीं बांटने की स्थिति में हैं, अपनी कंपनी आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, और वे सरकार से राहत पैकेज मांग रहे हैं। राजस्थान के इस तरह के उद्योगों की क्या स्थिति है? क्योंकि आप केंद्र में जब मंत्री थे तो आपके पास ये विभाग था और आपको एक बहुत लंबा अनुभव है शासन प्रशासन चलाने का, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र की सरकार में भी। तो राजस्थान के इस तरह के जो एसएमईज हैं, उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए सरकार के पास क्या योजना है और किस तरह से सरकार उनके इस आर्थिक संकट को में मदद करने की तैयारी कर रही है? देखिए, लॉकडाउन के कारण तो सारी ये बात सही है, गतिविधियां रुकी हैं और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है। और विशेषकर जो छोटे मझोले उद्यमी हैं उनकी और भी हालत खराब हुई है। इस संबंध में केंद्र सरकार भी विचार कर रही है और राज्य सरकार भी विचार कर रही है। अब 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन बड़े प्रभावी तौर पर लागू करके चलाने का सरकार ने निर्णय लिया है, राज्य सरकारें उसको कर भी रही हैं। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे उद्योगों को भी किस तरीके से राहत प्रदान की जाए, इस पर सरकारें योजना बना रही हैं। और आज जो मैंने थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया है तो मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे उद्योगों को कैसे पुनः जागृत किया जाए ताकि छोटे उद्योग अगर चालू हो जाएंगे एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो सकता है। और राजस्थान सरकार भी मॉडिफाइड तरीके से किस तरीके से इस लॉकडाउन के अंतर्गत छोटे उद्योगों को हम प्रश्रय दे सकते हैं, ये योजना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इस नुकसान को, इस हानि को, वो क्षति को पूरा करने की दृष्टि से सभी उद्यमियों का सहयोग लेकर कराने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में तो यहाँ मुख्यमंत्री ने अभी सभी उद्यमियों की बैठक भी की थी, वीसी भी दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर चर्चा की थी। मैं भी इस संबंध में कुछ जो औद्योगिक संगठन हैं उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया है, उनसे भी मैं वीसी से ही वार्ता करने वाला हूँ परसों, और इस संबंध में क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इस संबंध में विचार भी होगा। मैं समझता हूँ ये सभी चिंतित है। औद्योगिक क्षेत्र अगर प्रभावित होगा तो बड़ा नुकसान होगा। एक और अहम जो विषय है जिसकी तरफ की ध्यान देना चाहिए वो हायर एजुकेशन है। और लॉकडाउन के वजह से यूनिवर्सिटीज़ का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब है। तो उसको लेके क्या आप राजस्थान में कोई अल्टरनेटिव सिस्टम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए उसको रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारा राजस्थान में तो इस समय तो अवकाश का समय है, परीक्षाएं भी समाप्त हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने एक टास्क फोर्स बनाया है। उस टास्क फोर्स के अंतर्गत बीसी में सब लोग मिल करके बैठ विचार करेंगे और ऑनलाइन हमारी गतिविधि शुरू हो गई है। पढ़ाई के लिए भी परीक्षा की दृष्टि से विचार करेंगे, ऑनलाइन प्रवेश के हिसाब से विचार करेंगे और भी ऑनलाइन के माध्यम से आम छात्रों को अधिक से अधिक हम लाभान्वित कर सकें तो ऐसे लेक्चर्स भी आयोजित करेंगे। ये हर सप्ताह टास्क फोर्स सारा विचार करते हुए मुझे ब्रीफ किया करेगा और इस तरीके से यूनिवर्सिटीज के शिक्षण के अंतर्गत कैसे हम सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं ताकि विद्यार्थी को अनुभव न होने पाए कि हमारा नुकसान हुआ है। ये हमारा प्रयास है, हमने शुरू भी कर दिया, चालू भी होगा, ये लगातार चलेगा। ये हमने एक व्यवस्था बनाई है। कलराज जी, राजस्थान दिशा में हमारा काम कर कलराज जी, राजस्थान सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन एक टूरिज्म इंडस्ट्री भी रहा है और टूरिस्ट अब वहाँ पिछले कई महीने से नहीं जा रहे हैं, आने वाले लगभग 6 महीने तक जाने की कोई संभावना नहीं है। तो इसके मद्देनज़र क्या आप केंद्र सरकार से कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि राजस्थान सरकार को स्पेशल पैकेज दिया जाए टूरिज्म से जो नुकसान हो रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री के हिट होने से? देखिए, टूरिज्म राजस्थान में एक प्रमुख उद्योग कहा जा सकता है, लेकिन
कोरोना के कारण जहाँ सारी चीजें प्रभावित हुई है वहाँ टूरिज्म भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और उसके प्रभावित होने के कारण निश्चित रूप से राजस्थान के आय का स्रोत एकदम बंद हो गया है। भविष्य में उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है, लॉकडाउन खुलने के पश्चात इस दिशा में सरकार बैठकर इस पर विचार कर रही है। और जहां तक पैकेज का प्रश्न है, सरकार से पैकेज के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने लगातार मांग की है। सरकार भी उस संबंध में जिस तरीके से बाकी के प्रदेशों के बारे में विचार करते हुए पैकेज देगी, उस ढंग से राजस्थान के भी पैकेज देगी। उस दिशा में मैं भी आग्रह करूंगा ताकि पैकेज के आधार पर यहाँ का टूरिज्म उद्योग भी धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़े, यह प्रयास किया जाएगा ताकि यहाँ का आय का स्रोत एकदम खत्म न होने पाए। ये हमारी कोशिश होगी। और बाकी के इसके पहले भी मैंने स्वदेश दर्शन जो एक योजना थी भारत सरकार की, स्वदेश दर्शन के अंतर्गत जो राजस्थान के टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमुख थे, उन प्रमुख स्थानों पर हम ले जाने का प्रयास करते हुए यहाँ के केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से जो हमें धन प्राप्त होने वाला था प्राप्त करेंगे, उसको भी हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि वो प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद कलराज जी आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। नमस्कार।